आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग 30 में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक और गैस से ऑपरेटेड गीजर के बारे में जनरल डिस्कस की थी, उनका प्रॉपर सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन और उन्हें यूज करने के लिए हमें किन किन सावधानियों और किस टाइप की सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, उन पॉइंट पर जनरल डिस्कस की थी। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और गीजर यानी सोलर एनर्जी से ऑपरेटेड गीजर, सोलर वाटर हीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पर आगे बात करने से पहले मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि हमारे व्यूअर्स को ये जरूर लगता होगा कि हम अपने ब्लॉग में जो पॉइंट डिस्कस करते हैं, जिन टॉपिक पर बात करते हैं, वो हर किसी ने अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं उन सब का सामना किया हुआ होता है। यानी उन सब पॉइंट को, उन सब बातों को हर कोई डेली लाइफ में फेस करता है। ज्यादातर लोग उन सब के बारे में जानकारी रखते हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि आज के इस दौर में हर कोई अपने आप में बहुत एडवांस है और हर कोई हर चीज के बारे में बहुत सारी जानकारी रखता है। फिर भी मेरा मानना है कि कई बार हम बहुत कुछ जानते हुए भी वो गलतियां कर जाते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है, यानी हम उनके बारे में जानकारी भी रखते हैं, फिर भी हम गलतियां कर जाते हैं, जो कि हमें बाद में पता चलता है कि अरे ये तो मुझे पता था, फिर मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी। सीधी सी बात है कि हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, या फिर उसका एक दूसरा कारण भी हो सकता है। इसका एक अलग पहलू भी है कि इस बिजी लाइफ में हर कोई अपने आप में बहुत ज्यादा बिजी है। हर कोई अपने आप में किसी न किसी उलझन में उलझा रहता है। हमारे दिमाग में एक साथ बहुत सारे मंथन चल रहे होते हैं। कई बार हमारे दिमाग में एक साथ बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही होती हैं। उसी उलझन में हम कई बार गलतियां कर जाते हैं, जबकि हमें हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत होती है, खासकर ऐसी चीजों से, ऐसी एक्टिविटी से, ऐसी बातों से जिनके करने के बाद कुछ न कुछ गलत होने की संभावना हो, जिनके लिए हमें बाद में पछताना ही पड़ता है। मैंने भी उसी अंदाज में अपने कैरियर में बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया हुआ है और कई बार जानते हुए भी हमने भी गलतियां की हैं और उन्हीं गलतियों से बहुत कुछ सीखा भी है। ये कड़वी सच्चाई है कि जब भी हम किसी परेशानी का सामना करते हैं, उसे फेस करते हैं, तो रिजल्ट उसका चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम उसके बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन कई बार वही गलती हमारे लिए बहुत भारी भी पड़ जाती है, यानी वही लापरवाही से की हुई गलती हमारे लिए भारी भी पड़ती है। ठीक है, उससे एक एक्सपीरियंस तो मिलता है, लेकिन वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ती है। और ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि सपोज कुछ टाइम पहले मैंने ऐसा कोई काम किया जिसके बारे में मुझे पता है कि ये करने से ये प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगली बार यदि मैं कुछ एक लंबे अंतराल के बाद उस एक्टिविटी को करता हूं, तो फिर वो गलती होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि हमारा माइंड, हमारा दिमाग एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं टिकता है, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ और चीजें भी साथ चलती हैं और उन्हीं सब उलझन में हम कई बार जानते हुए भी गलतियां
कर जाते हैं। और इसी बात को ठीक करने के लिए यदि हमें किसी भी काम करने से पहले, किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले यदि एक हल्का सा हमें एक रिमाइंड हो जाता है, यानी कोई हमें उसके बारे में हल्का सा भी क्लू दे देता है, उसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी दे देता है, अलर्ट कर देता है, तो हम उस आने वाली परेशानी से बच जाते हैं, बच सकते हैं। इसलिए मेरा यही प्रयास रहता है कि मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी सीखा है, जो गलतियां की हैं, उनसे जो मैंने सीखा है, जो प्रॉब्लम फेस की हैं, उनसे जो कुछ भी सीखा है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि कम से कम जो गलतियां हमने की हैं, उन गलतियों से आप थोड़ा सा बच सकें। हालांकि जैसे मैंने पहले ये भी कहा है कि ज़्यादातर लोगों को एक ठोकर खाने के बाद ही एहसास होता है, यानी जब तक हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं करते हैं या अपने सामने उस चीज़ को फेस नहीं करते हैं, तब तक हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होता है और हम गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं। फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि यदि हमें कोई इनपुट दे रहा है, यदि किसी चीज़ के बारे में कुछ न कुछ बता रहा है, तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा दिमाग में जरूर सोचना चाहिए। हो सकता है उससे हमें कुछ न कुछ बेनिफिट मिल सके। तो इस चीज में मैं बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज बात कर रहे थे सोलर ऑपरेटेड गीजर के बारे में। तो सोलर एनर्जी से चलने वाला गीजर, जिस तरह हम इलेक्ट्रिक और गैस गीजर में इलेक्ट्रिसिटी और गैस बर्नर का यूज करते हैं, ठीक इसी तरह सोलर वाटर हीटर में, यानी सोलर वाटर गीजर में हम सोलर एनर्जी, सूर्य की किरणों यानी प्रकाश का यूज किया जाता है। यह एक नेचुरल सोर्स है। सूर्य भगवान हमारे लिए इस पृथ्वी पर एक जीवन का आधार है, यानी ये कह सकते हैं कि उन्हीं से जीवन है। आपने देखा होगा कि आजकल सोलर एनर्जी का बहुत जगह यूज किया जाता है, किया जा रहा है। जहां तक सोलर गीजर यानी सोलर एनर्जी का यूज करने की बात है, तो सोलर एनर्जी को एक खुली जगह और सेफ जगह सेट किया जाता है, खासकर वहां पर जहां सूर्य की किरणें ज्यादा से ज्यादा यानी बिना किसी रुकावट के उन प्लेट्स के ऊपर पड़ सकें। ये प्लेट दो टाइप की होती हैं, एक एफपीसी प्लेट यानी फ्लैट प्लेट कलेक्टर, और दूसरी ईपीसी इवेपोरेटेड प्लेट कलेक्टर। एफपीसी सोलर वाटर हीटर, जिसमें तांबे की छोटी छोटी नालियां बनी रहती हैं। सूर्य की किरणों को, सूर्य की रेज को, वो प्लेट सूर्य की किरणों को उस एफपीसी प्लेट द्वारा अवशोषित किया जाता है, जो कि उन तांबे की नालियों में भरे हुए पानी को गर्म करती हैं। इसी के अंदर हीटिंग एलिमेंट भी लगे हुए होते हैं, जो खासकर सर्दियों में या जहां पर पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, वहां पर ये पानी को गर्म करने का काम करते हैं। इवेपोरेटेड ट्यूब कलेक्टर, यह दो कांच की दीवार से बने हुए एक ट्यूब की शेप में होती हैं और इसके अंदर का पोर्शन वैक्यूम रहता है, यानी उसके अंदर हवा निकाल दी जाती है, ताकि बाहर के टेम्परेचर का, बाहर की गर्मी या सर्दी का उसके अंदर कोई इंपैक्ट ना आए, कोई फर्क ना पड़े। और ये एक ही पैनल के अंदर बहुत सारी पाइप के रूप में बनी रहती हैं, ट्यूब के रूप में, कांच की ट्यूब के रूप में बनी रहती हैं। और ये ईपीसी सोलर सिस्टम खासकर उन जगहों पर ज्यादा यूज किया जाता है जहां पर पानी ज्यादा ठंडा होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एफपीसी सोलर सिस्टम से थोड़ा सा
कॉस्टली रहता है। यानी ईपीसी सोलर सिस्टम एफपीसी सोलर सिस्टम से थोड़ा सा कॉस्टली होता है, और ये खासकर उन्हीं जगहों पे ज्यादा यूज किया जाता है जहां पर हमें डेली और ज्यादा गर्म पानी की जरूरत होती है, और साथ ही खासकर वहां ज्यादा यूज किया जाता है जहां पर मौसम ठंडा होता है, यानी जहां पर हमें पानी को ज्यादा गर्म करने की जरूरत पड़ती है, वहीं पर इसका यूज किया जाता है। यहां पर भी एक चीज और है कि इन दोनों ही सिस्टम से, यानी एफपीसी और ईपीसी सोलर सिस्टम से जो पानी गर्म होता है उसे भी हम डायरेक्ट यूज में नहीं लेते हैं, उसे भी हम एक जगह पर स्टोरेज करते हैं। यानी उसके लिए जो स्टोरेज के लिए जो टंकी होगी पानी की, वो पानी की टंकी भी लगभग दो परत से बनी होती है। दो परत से बनी होती है। दो परत का मतलब एक अंदर का पोर्शन और एक बाहर का पोर्शन, और इन दोनों पोर्शन के बीच में आइसोलेट किया जाता है, यानी एक इंसुलेटेड मटेरियल से इसको आइसोलेट किया जाता है, ताकि बाहर के टेम्परेचर का अंदर उस गर्म पानी के ऊपर कोई इंपैक्ट ना आए, यानी वो पानी ज्यादा से ज्यादा देर तक उसके अंदर गर्म बना रहे। वैसे भी ज्यादातर सोलर सिस्टम जो है वो यदि हम उसका पानी आज उसको गर्म करते हैं तो आपको वो लगभग यानी दूसरे दिन हम उसका यूटिलाइज करते हैं, यानी हम साथ साथ यूज तो कर सकते हैं लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा गर्म नहीं मिलेगा। तो वो पानी कितना गर्म होगा वो डिपेंड करता है कि धूप, यानी उन प्लेट के ऊपर कितनी धूप पड़ रही है, यानी सूरज की कितनी किरणें किस रेशो में उन प्लेट के ऊपर जो रेज पड़ती हैं उनके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। सीधी सी बात है, ज्यादा रेज पड़ेंगी यानी ज्यादा धूप मिलेगी तो पानी ज्यादा गर्म होगा, और यदि धूप नहीं होगी तो पानी उतना ज्यादा हमें गर्म नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर एक चीज और है कि कई जगह, अब फॉर एग्जाम्पल यदि बरसात का टाइम है या सर्दी का टाइम पे, उस टाइम पे भी यदि हमें हो सकता है कि उस टाइम पे जो हमें गर्म पानी की पूर्ति है वो ना हो, उस केस में यदि बरसात का टाइम है या फिर सर्दी का टाइम है तो उस केस में धूप कम होती है, और ऐसे केस में वहां पर पानी गर्म होने की संभावना बहुत कम होती है, यानी उस टाइम पर वो सोलर गीजर सिस्टम बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो उस केस में भी उसी के पैरेलल यानी इलेक्ट्रिक हीटर या फिर गैस से चलने वाले बर्नर भी सेट कर दिए जाते हैं, ताकि यदि सोलर से, सूर्य की किरणों से यदि गर्म पानी प्रॉपर नहीं मिलता है तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक हीटर या फिर गैस बर्नर से भी हम उसकी पूर्ति कर लेते हैं। और ये सब चीजें उसके अंदर ऑटोमेटिकली सेट रहती हैं कि यदि मान लिया फॉर एग्जांपल मुझे पानी चाहिए 70 डिग्री टेम्परेचर पे पानी चाहिए, और यदि मेरा 50 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ रहा है, यानी सोलर सिस्टम से मेरा जो पानी का टेम्परेचर है वो लगभग 50 डिग्री आ जाता है, लेकिन उसके ऊपर मुझे तो चाहिए 70 डिग्री टेम्परेचर पे पानी, तो उस केस में वो ऑटोमेटिकली बर्नर या फिर हीटर वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और जैसे ही यदि हमारा वो सोलर सिस्टम ही 70 के आसपास यदि उस टेम्परेचर को ले जाता है तो फिर वो बर्नर या फिर जो भी हम हीटर लगाते हैं वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा, यानी इस टाइप का सिस्टम उस सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली लग जाता है। अब जहां तक जरूरत की बात है, तो यदि मैं इसको घर में यूज करने की बात पे देखूं तो ज्यादातर केस में घरों में हमें गर्म पानी की 2 या 3 महीने में ज्यादा से ज्यादा जरूरत रहती है। तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह भी रहता है कि मैं सिर्फ 3 महीने गीजर का यूज करने के लिए, सोलर गीजर का यूज करने के लिए मैं
अपना स्पेस क्यों खराब करूं, मैं इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों करूं? क्योंकि यदि कॉस्ट वाइज देखें तो ये दूसरे गीजर से थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं। तो घरों में तो शायद इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं मैं कह सकता। हां, यदि किसी के पास स्पेस खाली है, छत पे स्पेस खाली है, तो हम वहां पर इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम आजकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। क्योंकि इंडस्ट्री में खासकर यदि हम पेंट शॉप की बात करें तो वहां पर हमें गर्म पानी की हमेशा जरूरत रहती है। यानी वहां पर ये 12 महीने इसका यूटिलाइज होगा। वहां पर भी, क्योंकि हमें वहां पर तो पानी डेली चाहिए, गर्म पानी डेली चाहिए, वहां भी पूर्ति के लिए, यानी मौसम खराब है, ठंड के दिन है या फिर बरसात का टाइम है, तो उस टाइम पे उसके पैरेलल में इलेक्ट्रिक या गैस के हीटर यानी गैस के बर्नर उसके पैरेलल में लगाए हुए होते हैं, ताकि यदि किसी वजह से सोलर सिस्टम प्रॉपर काम ना करे तो उस टाइम पे हमारे गर्म पानी की पूर्ति हो सके, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि हमें डेली अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जिन संसाधन की जरूरत है, जिन सोर्सेज की जरूरत है, जैसे कोयला, ऑयल, यानी ये सब चीजें हमारे पास एक लिमिटेड मात्रा में हैं, इनके लिमिटेड सोर्स हैं। यानी इनकी यदि हम जरूरत के हिसाब से देखें तो आने वाले टाइम में इन सब चीजों की कमी होने की भी संभावना है। और ये हम सब जानते हैं, यदि मार्केट में किसी चीज की कमी होती है और उसकी जरूरत ज्यादा होती है तो उसके रेट उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाते हैं, यानी वो कहीं ना कहीं हमारी जेब पे भी भारी पड़ते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि हम देखें, सोचें, तो सोलर सिस्टम हमारे लिए यूज करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी सिस्टम का यूज करना चाहिए, क्योंकि यह एक नेचुरल सोर्स है और गवर्नमेंट भी इसको लेकर के सबको प्रोत्साहित करती है, यानी सब्सिडी देती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि यह एक नेचुरल सोर्स है और ये अपने बेनिफिट के साथ साथ देश हित में भी एक छोटा सा प्रयास रहेगा। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक यूनिट बिजली तैयार करने के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली आधा किलो कोयला जलाना पड़ता है, यानी आधा किलो लगभग 0.6 केजी के आसपास कोयले को जलाना पड़ता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजली की पूर्ति के लिए हर दिन कितना कोयला जलाना पड़ता होगा और उस कोयले को जलाने के बाद कितना धुआं हमारे पर्यावरण में जाता होगा। यानी उस कोयले के जलने से हमारे पर्यावरण पर जरूर एक नेगेटिव असर होता होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि हमारी बिजली की पूर्ति के लिए कितना कोयला जलाना पड़ता होगा। उस जलाए गए कोयले से हमारे पर्यावरण पर कितना असर पड़ता होगा, ये हम सब बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जहां भी पॉसिबल हो, जहां तक पॉसिबल हो, हमें ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए। वो चाहे सोलर वाटर गीजर के रूप में हो या फिर हमारे घरों में हमारी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के रूप में हो। यानी इन सब चीजों के बारे में हमारी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर हमें
प्रोत्साहित करती है, यानी हमें एक सब्सिडी भी देती है। बस हमें इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो यदि हमारे पास स्पेस है और पॉसिबल हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूटिलाइज करना चाहिए। अभी तो हम हर टॉपिक पर एक जनरल डिस्कस कर रहे हैं जिसके बारे में सबको नॉलेज होना चाहिए, और इसके बाद जल्दी ही हम इन सब चीज़ों को वन बाय वन प्रैक्टिकली यानी क्लोजली भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा, और अगले ब्लॉग में हम रूम हीटर, पानी गर्म करने की रॉड और इंडक्शन चूल्हा, इन सब पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।